नमस्कार। एक और नई पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी की सम्मिलित वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैंने दोनों ही विषयों के बारे में बात करी है। पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी कैसे आप अपने कुंडली को देखकर जान सकते हैं कि आपका विवाह कब होगा, और अगर आपके पास कुंडली नहीं है, प्रॉपर कुंडली डिटेल नहीं है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ का टाइमिंग, तो आप फिर अपने हाथ के द्वारा कैसे जान सकते हैं कि आपकी एग्जैक्ट किस टाइम पे मैरिज होने वाली है, क्या आपके विवाह में विलंब हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं, उनकी मैरिज में काफ़ी डिले हो रहा है, तो उन्हें जानने की बड़ी दिलचस्पी रहती है कि उनकी एग्जैक्ट मैरिज की एज क्या है, क्यों इसमें विलंब होने की स्थिति हो रही है। तो आज हम सारी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाइएगा। हो सकता है आपके लिए इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं हो, पर आप अगर सीखना चाहते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजी देखकर कैसे औरों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी मैरिज कब होनी है, तो आप सीखने के पर्पज़ से ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगी। अगर आपके पास मान के चलें कोई आया कि हमारी मैरिज नहीं हो रही, और आपको इच्छुक हैं कि आप उनको बर्थ चार्ट को देखकर जानें कि कैसे मैरिज होगी, कब होगी, तो जान सकते हैं। और अगर आप उनके पास बर्थ डिटेल नहीं है और फिर वो परेशान है कि उनकी मैरिज का पता नहीं चल रहा, कोई बता नहीं पा रहा, कोई एस्ट्रोलॉजर ने समझा नहीं पा रहा, तो आज की वीडियो में ही हम बात करेंगे कि पामिस्ट्री के थ्रू आप देखकर कैसे जान सकते हैं कि उनकी किस एज पीरियड में उनकी मैरिज होने वाली है। ठीक है, तो आप साइड में स्क्रीन पर ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक चीज़ें आपको समझाता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी कुंडली को देखकर हम कैसे जानें कि आपकी मैरिज होगी कब। ठीक है, तो पहली चीज़, कुंडली को देखने के लिए आपके पास क्या डिटेल होना आवश्यक है वो समझिए। आपके पास नेम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और बर्थ का टाइम होना आवश्यक है। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें आपके पास हैं तो आप अपना कुंडली ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी गूगल पे जाएँ, गूगल पे जाके किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पे आप एनरोल करके, और वहाँ पर आपकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, है ना। डिटेल्स उधर भर दीजिएगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस, बर्थ का टाइमिंग। आपके सामने आपका लग्न चार्ट ओपन हो जाएगा, जिसे D1 चार्ट या फिर लग्न चार्ट लिखा होगा, उसे ओपन कर लीजिए। अब वो लग्न चार्ट कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा, है ना। मैं ये मान के चल रहा हूँ आज के वीडियो में कि आप लोग को बेसिक जानकारी होगी, अगर नहीं है तो छोटा सा मैं आपको चीज़ों को समझा दूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, है ना। आपके लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगी चीज़ें। ठीक है, तो मैं ये देखिए, इस प्रकार का एक चार्ट आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, इस चार्ट में 12 हाउसेस होते हैं। ठीक है, ये जो नंबर लिख रहा हूँ मैं, ये हाउसेस नंबर है। ये रोमन नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आगे हमें नॉर्मल सीरीज़ की भी आवश्यकता है। ठीक है, ये जो आप रोमन नंबर में नंबर देखेंगे, सो ऑन आगे बढ़ते हुए जाएंगे, ये 12 हाउसेस तक। ठीक है, तो ये हमारे कुंडली में 12 हाउसेस है। हाउसेस आर फिक्स, हाउसेस नहीं बदलते, हाउसेस फिक्स रहेंगे। ठीक है, पर इनके अंदर आप एक और संख्या देखेंगे, हो सकता है आपके फर्स्ट नंबर हाउस में 5 नंबर लिखा है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट नंबर हाउस में 5 नंबर का मतलब है कि फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि एग्जिस्ट करती है, प्लेस्ड है। ठीक है, और फिर ये 5 नंबर लिखा है, तो उधर ही से एंटी क्लॉकवाइज फिर सीरीज चालू हो जाएगी। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज सारी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये 5 नंबर का क्या मतलब है, क्योंकि राशियाँ एक सीक्वेंस में हैं। ठीक है, मेष राशि 1 नंबर, वृषभ राशि 2 नंबर, मिथुन राशि 3 नंबर, कर्क राशि 4 नंबर, सिंह राशि 5 नंबर। ठीक है, इस प्रकार से सो ऑन 12 राशि तक सारी चीज़ें आप साइड में लिस्ट दे रहा हूँ मैं, उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में मान के चले 5 नंबर लिखा है, तो आपकी 5 नंबर राशि हो गई। ठीक है, मतलब लग्न की राशि 5 नंबर हो गई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर 5 नंबर लिखा है तो मतलब आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं। ठीक है, अब आपको देखना है कि जब हम बात करेंगे मैरिज के संदर्भ में, है ना, तो आज बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहा है, जिससे नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी चीज़ें। सिंपली आपको इतना समझ आएगी कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, तो उसी से एंटी क्लॉकवाइज सारी नंबर की सीरीज को अरेंज कर दें। यहाँ पे 5 है तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो आपकी आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो गई। अब आपको समझने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होने वाली। ठीक है, आपको ये समझ आ गया, आपका यहाँ पे 4 हो सकता है, तो ये सीरीज़ 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आ जाएगी। 1 नंबर होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया कि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस जो है, उससे अरेंज करके एंटी क्लॉकवाइज सारे नंबर को अरेंज कर देना है, आपके सारे हाउसेज में एक एक नंबर प्लेस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर क्या है, ये नंबर राशियां हैं, है ना। एक चीज़ और बता दूं, अगर 5 नंबर तो लियो से चालू हुई तो इधर पे लियो आएगा, उधर पे आपका कन्या राशि आएगी, फिर तुला राशि आएगी, फिर आगे सुवन बढ़ती जाएंगी। ठीक है,
तो इतना अगर आपको क्लियर है तो मैं 100% श्योरिटी देता हूँ ये पूरी वीडियो आपके लिए 100% इन्फॉर्मेटिव और बिल्कुल आप करेक्टली जान सकते हैं कि आपकी कब मैरिज होगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया है एक सिंह लगने की कुंडली। सिंह लगने की कुंडली में फर्स्ट हाउस में 5 नंबर है। अब ये हमें पता चला गया हमारी कुंडली बन गई। अब आपको पता करना है कि आप जिस पीरियड में ये वीडियो को देख रहे हैं उस पीरियड में गुरु का ट्रांजिशन क्या चल रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं मान के चलूँ आप 2026 में मार्च में ये वीडियो को देख रहे हैं। अभी जो गुरु का ट्रांजिशन चल रहा है, मतलब गुरु की जो गोचर चल रहा है वो चल रहा है 3 नंबर राशि में, मतलब मिथुन राशि में, ठीक है। तो आपने जब अपना चार्ट को खोला, चार्ट को देखा, तो चार्ट में यहाँ से एक नंबर सीरीज अरेंज हुई, तो आपको देखना है कि आपका यहाँ पे 3 नंबर राशि कहाँ पे है, ठीक है। तो 3 नंबर राशि है यहाँ पर अरेंज हो रही है, ठीक है, इस हाउस में। कहने को ये 11th हाउस है, ठीक है, 11th हाउस है क्योंकि हाउसेज आर फिक्स्ड, ठीक है। तो 11th हाउस में 3 नंबर राशि है जो कि इस चीज़ के बारे में बता रही है कि आपका भी गुरु जो है वो यहाँ पे है और यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन चल रहा है इनका, ठीक है। अब आपको तीसरी चीज़ देखनी है कि आपका गुरु का जहाँ पे बैठे हैं, अब देखनी है गुरु की दृष्टि, ठीक है। गुरु की 3 दृष्टि होती, 5वीं, 7वीं और 9वीं। मतलब आप गुरु जब देखेंगे, दृष्टि मारेंगे, तो अपने से 5 आएंगे, 7 आएंगे और 9 आगे देखेंगे। और काउंटिंग कैसे की जाती है, जिस हाउस में गुरु है वहीं से चालू होती है। जैसे कि मान के चलें गुरु की पहली 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5, मतलब पहली दृष्टि गुरु की पड़ेगी वो यहाँ पड़ेगी, ठीक है, इस हाउस में। दूसरी दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 5 तक आ गए थे, 5 6 7 8 9। दूसरी दृष्टि पड़ेगी 7th हाउस में, ठीक है, ये है 7th हाउस। इसे याद रखिएगा, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये 7th हाउस आपको याद रखना है, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे, ठीक है। और फिर उनकी 9वीं दृष्टि देखनी, मतलब 7, यहाँ तक 7 आ गए थे, 7 8 9, 9वीं दृष्टि आएगी उनकी यहाँ पर, मतलब 9th हाउस में, ठीक है। इतना आपको क्लियर है कि आपको ने ये जान लिया कि आपकी किस लग्न की कुंडली है, आपके गुरु का गोचर अभी किस जगह चल रहा है जहाँ पे 3 नंबर राशि होगी अभी के हिसाब से, क्योंकि जून 2026 में अगर ये वीडियो देख रहे हो तब तक गुरु का गोचर 4थी नंबर राशि पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या अगर आप देख रहे हैं तो 30 नंबर राशि है, तो आपकी 3 नंबर राशि यहाँ पे है। यहीं अगर आपका मान के चलें 1 नंबर लिखा होता है, ठीक है, तो आपका गुरु यहाँ होते है ना, ये है 3 नंबर उनके लिए, 1 नंबर के लिए 3 नंबर यहाँ होता, तो उनका ट्रांजिशन यहाँ पे चल रहा होता, ठीक है, मतलब 4th हाउस में, ठीक है। तो अब इतना आपको पता चल गया गुरु का ट्रांजिशन कहाँ पे है। तो तीसरी चीज़ आपके सामने क्लियर हो गई कि आपकी गुरु की दृष्टि है ना, तो गुरु की दृष्टि जब यहाँ से हम देख रहे हैं तो यहाँ से गुरु जब 5वीं दृष्टि मार रहे हैं तो कहाँ पे जा रही है, 1 2 3 4 5, है ना। तो यहाँ पे मैं एक आई का सिंबल बना देता हूँ जिससे आपको समझ आएगा, ये 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। फिर 7वीं दृष्टि देखनी, 7वीं कहाँ पे पड़ेगी, 5 6 7, 7वीं दृष्टि उनकी यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। और 9वीं दृष्टि पड़ रही है उनके 7th हाउस में, मतलब 7 8 9, 9वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है गुरु की, ठीक है। तो ये हो गई दृष्टियाँ, ठीक है, आपने समझ लिया कि दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है। अब आपको देखना है कि इनकी दृष्टि का संबंध किससे बन रहा है। तो नियम ये होता है कि अगर व्हेन ट्रांजिटिंग जुपिटर मेक्स कनेक्शन विथ 7th हाउस, 7th हाउस कौन सा है, ये वाला 7th हाउस है, ठीक है, 7th हाउस लॉर्ड। और 7th हाउस लॉर्ड क्या हुए कि इस राशि, इसमें जो आपके नंबर लिखा है, ठीक है, इस नंबर का लॉर्ड कौन हुआ, ठीक है, इस नंबर का लॉर्ड मतलब 11 नंबर लिखा है, 11 नंबर राशि किसकी होती है, शनि की राशि होती है, ठीक है। तो शनि से कहीं भी अगर कुंडली में आपके जहाँ भी शनि प्लेस्ड है, अगर गुरु की दृष्टि शनि तक पहुँच रही है, जहाँ पे शनि प्लेस्ड है उस हाउस में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके योग हैं। और आखिरी है कि अगर जहाँ पे आपके वीनस प्लेस्ड हैं, ठीक है, मतलब आपकी पूरी कुंडली में, क्योंकि वीनस कारक होते हैं, शुक्र ग्रह होता है वैवाहिक जीवन का कारक, शुक्र पर अगर दृष्टि पड़ रही है तो आपके विवाह के संबंध है। मतलब 3 केस अगर फुलफिल हो रहे हैं कि गुरु जहाँ पर आपकी गुरु की दृष्टि अगर 7th हाउस पर या फिर 7th हाउस लॉर्ड पर या फिर वीनस माउंट पड़ रही है आपकी कुंडली में जहाँ भी वीनस प्लेस्ड है, तो ऐसी स्थिति में आपके उस समय पे उस गोचर में आपके विवाह के संबंध बन रहा है। अगर तीनों ही केस फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपकी विवाह की पॉसिबिलिटीज नहीं है अभी, ठीक है। पर दूसरी स्थिति बनती है कि अगर आपका कुंडली में आपको अपनी दशा देखनी है, ठीक है, अगर आपकी जिस पीरियड में आपका ये गुरु का ट्रांजिशन चल रहा है और उस पीरियड में अगर राहु शनि वीनस की दशा, अंतरदशा या तो प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ये पीरियड आपके लिए है जिसमें आपको विवाह के संबंध बनेंगे। पर इसमें एक एज भी देख लीजिएगा, आप कोई
15-16 साल का व्यक्ति देख रहा है या फिर कोई 40-50 साल का, 40-50 साल की स्थिति में देख सकते हैं, पर बहुत छोटा है और फिर ये स्थितियाँ बन रही तो नहीं मानेंगे। एक ऐसी एज चल रही है जहाँ पे घर में बातें चल रही विवाह की 25, 26, 27, और हमें ये जानना है कि ये पीरियड हमारे लिए मैरिज का है भी या नहीं है, सुचारू पीरियड है या नहीं है, इसमें करी गई मैरिज अच्छी चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर आप परेशान हो रहे हैं और आगे अगले साल आपका गुरु का गोचर होने वाला है, ठीक है, और गुरु की दृष्टि 7वें घर पे या फिर 7वें घर के स्वामी पे या फिर वीनस माउंट पे कहीं से ही पड़ रही है, तो आपके लिए वो पीरियड उचित है जिसमें आप मैरिज कर सकते हो। ये आपके लिए ऐसी संभावना बना देगा कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ बनेंगे, ठीक है। पर अब बात करते हैं कि अगर आपके पास कुंडली नहीं है, कुंडली डिटेल्स नहीं है, तो हम बात करेंगे अब पार्ट 2 के बारे में कि हम अब कैसे जानें कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ क्या बनेंगी। तो उसके लिए आपको देखना आवश्यक है आपके पाम को। आप अपने अगर पुरुष हैं तो अपने राइट हैंड में देखिएगा जितनी पॉसिबिलिटीज़ बताऊँगा, और आप अगर महिला हैं तो अपने लेफ्ट हैंड में देखिएगा। अगर आपके पाम में इस पोर्शन को आपको नज़र करना है, ठीक है, लिटिल फिंगर के नीचे वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे मर्क्यूरी माउंट से संबंध बनाता हुआ ये पोर्शन, यहाँ पे आप देखेंगे इस पोर्शन पे ये लिटिल फिंगर के नीचे से लेके हार्ट लाइन तक का ये फेस है ना। इस फेस को पूरा अगर आप 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करें, बीच में एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, तो ये डिवाइडेशन हो गया। ओके, इस लाइन पर ये लाइन होती है 25 साल की उम्र, ठीक है। इस 25 साल की उम्र की अगर ऊपर आपके डार्क लाइन बन रही है ना, आप एज्यूम कर लें यहाँ पे आपने एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, मध्य में, पर उस लाइन की अगर ऊपर लाइन बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपकी शादी 25 साल से प्लस में होगी, और उस लाइन के नीचे अगर लाइन बन रही है तो ऐसी स्थिति में आपकी शादी 25 साल से कम में होगी, ठीक है। हो सकता है आपने जहाँ पे लाइन बनाई है वहीं पर आपकी लाइन बनी तो एग्जैक्ट आके 25-26 साल के आसपास में शादी होगी, परंतु इसके साथ साथ में आपको ये देखना भी आवश्यक है कि मान के चले यहाँ पे लाइन तो बन रही है परंतु फिर भी हमारी मैरिज नहीं हो रही। उस स्थिति में आप देखें आपके वीनस माउंट को भी, ठीक है, क्योंकि अगर वीनस गड़बड़ है, वीनस की स्थिति खराब है, वीनस माउंट कारक होते हैं वैवाहिक जीवन, सौंदर्य और लग्जरीज के। अगर वीनस आपके डिस्टर्ब हैं तो ऐसी स्थिति में आप जितना प्रयास कर लेंगे, मैरिज के पीरियड निकलते जाएंगे, परंतु विवाह नहीं होगा। विवाह होगा भी तो वो संपन्नता से अच्छा नहीं चलेगा, अंडरस्टैंडिंग इशूज बहुत आएंगी पार्टनर्स के बीच में, नोक झोंक की स्थितियाँ बहुत बनेंगी। तो उसके लिए क्या देखना है, वीनस माउंट। अगर वीनस माउंट पर आपको जालीनुमा आकृति बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, एग्जाम्पल के तौर पर इसी हाथ को लें, ये हाथ मैंने लिए इस कारण था क्योंकि इसमें आप समझ सकते हैं ईजिली। आप देखेंगे इनकी हालत देखिए हाथ की, हाथ को अगर आप देखेंगे तो इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा डार्क है, ठीक है, और अनइवन है, प्रॉपर्ली सिंक्राइज नहीं है, बहुत ज़्यादा डार्क लाइन बन रही हैं, और वहाँ पर ये ऊपर की ओर जाने वाली लाइन भी डार्क हैं। तो ऐसी स्थिति में लाइफ में लग्जरीज तो मेंटेन हो रही है, परंतु ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो कट कर रही हैं बहुत डार्कली, सामान्यतः आप क्या देखेंगे बहुत हल्की हल्की महीन लाइन कट करती हैं, जो कि वर्टिकल लाइन डार्क होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लाइट होती है। तो ऐसी स्थिति विवाह चल जाता है, ठीक है, कोई स्थिति दिक्कत परेशानी नहीं आती। परंतु इस प्रकार की अगर स्थिति बन रही है, बहुत ज़्यादा डार्क फॉर्मेशन हो रहा है, आप जैसे कि देख पा रहे हैं ना, इस प्रकार की डार्क लाइन बन रही है, जो कि आप देखेंगे पहली चीज़ तो इनको शुक्र पर्वत हल्का दब रहा है, डिप्रेस्ड हो रहा है, ठीक है, उस पर ये डार्क लाइन का बनना, ऐसी स्थिति में विवाह होने में या तो विलम्ब होगा या फिर विवाह हो भी जाएगा, तो ऐसी स्थिति में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, नोकझोंक की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, पार्टनर्स के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी मजबूत नहीं रहेगी, प्यार की कमी देखी जाती है, ऐसी स्थिति में इमोशनली बॉन्ड क्रिएट नहीं हो पाता। तो आपको ऐसी स्थिति में आपको शुक्र प्लैनेट को बैलेंस करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए आप हो सके तो प्रॉपर एक कंसल्टेशन लेके, अगर ऐसी स्थिति आपको देखने में मिल रही है, आप फिर शुक्र देखने में बहुत ज़्यादा दब रहे हैं या फिर डार्क लाइन एक गड्ढा सा बना रही हैं, मतलब एक डिप्रेस्ड कर रही हैं ना, इतनी डार्क लाइन है कि उधर एक कह सकते हैं लाइन बिल्कुल अंदर महीन हो गई है, अंदर ही लिप्त हो गई है। तो ऐसी स्थिति में इसे नेगेटिव माना जाता है शुक्र को, क्योंकि शुक्र अच्छे तब माने जाए क्योंकि शुक्र बहुत सॉफ्ट है ना। शुक्र प्लैनेट बहुत ही कह सकते हैं नाजुक प्लैनेट है ना, बहुत ही केयरिंग प्लैनेट है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र बहुत अच्छी होनी चाहिए, जितना अच्छी गद्दी होगी, हरापन होगा, लालामी लिया हुआ होगा, है ना, और शुक्र पर वर्टिकल लाइन्स ऊपर की ओर जाने वाली लाइन इस प्रकार से ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके शुक्र बहुत अच्छे हैं, अच्छे रिजल्ट्स देंगे। परंतु इसमें अगर डार्कनेस दिख रही है, कोई लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत ज़्यादा डार्क गहरी होकर जा रही है, तो ये शुक्र को नकारात्मक करता है। इस पर ही आपको हॉरिजॉन्टल लाइन जाल सा बना रही है, शुक्र पर किसी प्रकार का तिल मिल जाए तो ऐसी स्थिति विवाह होने के बाद भी अच्छा नहीं चलता और विवाह में या तो विलंब की स्थिति देखी जाती है। तो आज की वीडियो में हमने बात करी कुंडली से कैसे जान सकते हैं, पामस्ट्री से कैसे जान सकते हैं। आप इस सारी डिटेल्स को अपनी क्या कहते हैं कुंडली में मैच कर सकते हैं। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई तो आप अपने माता पिता की कुंडली में मैच कर सकते हैं, अपने भाई बहनों की कुंडली में मैच कर सकते हैं। आप देखेंगे पाएंगे कि बिल्कुल वही पीरियड निकलेगा जिस टाइम पे बताया गया है। तो ऐसी और रोचक जानकारी वाली वीडियोस को जानने के लिए, सीखने के लिए पामिस्ट्री को इन डेप्थ में, एस्ट्रोलॉजी को इन डेप्थ में, तो हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी सीखना है तो नीचे लिंक दी गई है,
उसमें कोर्स में आप एनरोल करके अपने लिए सीट बुक करा सकते हैं इन डेप्थ में पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए। धन्यवाद।